Good morning, students. Today we shall start with the new and next topic, that is limitations and drawbacks of octet theory or limitations of लुईस लैंगमूर कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, सबसे पहली बात ऑक्टेट रूल की। जब हमने ऑक्टेट रूल लिखा, डिफाइन भी करते हैं, तो वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। साथ ही में हम हाइड्रोजन का रेफरेंस देते हैं कि हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन वेयर 8 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल, वेयर हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन का तो 1s1 ऑर्बिटल चल रहा है। मैक्सिमम इट कैन हैव बाय शेयरिंग इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्टेट concept is not applicable to the bonds where hydrogen is making bond. There it is doublet, because maximum hydrogen जब भी किसी से bond बनाएगा तो it can have maximum of 2 electrons, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, क्लोरीन के साथ या किसी के साथ भी। So पहला लिमिटेशन तो ये है कि आप बात ऑक्टेट रूल की कर रहे हैं और एक्सेप्शंस इसके लिए इस तरह वाली हैं। अच्छा, दूसरी इस तरह की एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल, या जिसको कहें कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स जहां पे ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं कर सकते आप। BeCl2, बेरिलियम है 1s2 2s2। फिलहाल तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, लेकिन बिकॉज बेरिलियम हैज 2s, तो 2s है तो 2p भी स्टार्ट हुआ ही है। इसका मतलब सेकेंड प्रिंसिपल शेल में 2s और 2p होते हैं। तो ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा और एक आप इसने 2p में भेज दिया। इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ बेरिलियम विल हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन का आपको पता है 2p5 2s2 2p5 होता है, तो ये 2s2 2px2 2py2 2pz1। क्लोरीन का pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां बना लेगा वो। और सेम वे 2s2 2s2 नहीं 3s2 3px2 3py2 और 3pz में क्लोरीन का एक और अनपेयर्ड होगा, तो यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड इसने बेरिलियम के साथ बना दिया। क्लोरीन का कोई बात नहीं, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो रहे हैं। इस क्लोरीन को भी देखें, इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, लेकिन इस बेरिलियम को देखें जरा, इसका ऑक्टेट नहीं, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, बनता है। BF3 बोरोन का एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड क्या, इसी तरह के बोरोन के और बहुत से BCl3 BF3 BBr3 इस तरह के कंपाउंड्स हैं। BF3 देखें कैसे बनता है। बोरोन मीन्स 1s2 2s2 2p1। It had just 2px1. It had just 1 unpaired electron. तो फिलहाल तो बोरोन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की स्थिति में था, लेकिन ये एक्साइट कर लेता है अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ, 2s 2px py pz, इसके पास सब कुछ है। तो 2s से में एक ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, px में एक था, p एक यहां से जो प्रमोट करवाया वो कहाँ चला गया, py में। अब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो इट विल डू दैट। और फ्लोरीन का आपको पता ही है, फ्लोरीन इज 2s, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं उसकी, 2s2 2px 2py2 एंड pz1। फ्लोरीन ऑलरेडी हैज जस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो मैं अगर इस स्ट्रक्चर को लिखूं, तो बोरोन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने ये ड्रॉ कर दिए, और एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। इस फ्लोरीन के पास क्या है, 2s2 2px2 2py2 एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 2pz, which makes bond 2s2 2px2 2py2 एंड सेम वे इस फ्लोरीन के पास भी। So boron makes 3 bonds with fluorine. But फ्लोरीन का तो ओके है, 2 4 6 8, हर फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। जरा बोरोन को देखें, इट इज हैविंग जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स।
तो ऑक्टेट तो कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए बॉन्डिंग होती है, यहाँ 4 बने, यहाँ 6 बने, बट फिर भी बॉन्डिंग तो हो ही रही है इनकी। अच्छा, फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, ये तो वो एग्जाम्पल्स थे जहां पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स पूरे किए सेंट्रल एटम ने, लेकिन फिर भी बॉन्डिंग की। अब मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बताती हूँ जहां 8 से भी आगे सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हुए। वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ PCl5। Phosphorus has 3s2 3p3। 3p3 means px में एक, py में एक और pz में एक इलेक्ट्रॉन है। इट हैज जस्ट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन PCl5 की डिमांड है 5 बॉन्ड बनने हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सो फास्फोरस के पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए। कैसे होंगे? जहां पे 3s और 3p स्टार्ट हो गया है वहां पे 3d वेकेंट होता है, तो ये क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा और 3d में प्रमोट कर देगा। तो ये आपका आ गया 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों ही अनपेयर्ड हैं। 3d में कोई भी नहीं था, लेकिन 3s का एक उठाया और यहां रख दिया। हाउ मेनी अनपेयर्ड? 1 2 3 4 5। अब फास्फोरस का काम चल पड़ेगा। क्लोरीन का आपको ये याद ही होगा, क्लोरीन में 3s2 3p5 है। जैसे यहाँ फ्लोरीन में जस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन और फ्लोरीन में यही फर्क है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 चल पड़ा है इसका क्लोरीन का। तो क्लोरीन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इन pz। उसके सिवाय उसके पास 3 जो हो जाएंगे, लोन पेयर्स हो जाएंगी। तो फास्फोरस क्या करता है? इट हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूं, 1 2 3 4 एंड 5। ये एक क्लोरीन आ गया। इस क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी, तीसरा यहां ड्रॉ करते हैं, चौथा यहां, पांचवा यहां। इसके सिवाय हर क्लोरीन के पास 3s2 3px2 3py2, 3pz वाला ये है, 3s2 3px2 3py2 एंड 3pz वाला सिंगल, 3s2 3px2 3py2 एंड 3pz वाला ये, 3s2 3px2 3py2 एंड 3pz। ओके, 5 बॉन्ड्स बन गए। अब क्लोरीन्स तो सारी 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली हुई, लेकिन जरा फास्फोरस को काउंट करें। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 4 6 8 10। Phosphorus is having 10 electrons in its valence shell when it makes PCl5. तो ऑक्टेट के अनुसार तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड बनाते हैं? टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब इसी तरह के एग्जांपल्स हैं ये SF6। SF6 आप खुद ट्राई करें, जिस तरह मैंने आयोडीन का PCl5 में फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन प्रोमोट कर दिया था, वैसे ही सल्फर में इट इज 3s2 3p4। it has just 3s 3p, it has just 2 unpaired electrons, लेकिन इसको चाहिए कितने? 6। so 3s चला है तो 3p और 3d। थर्ड प्रिंसिपल शेल में 3s 3p तो हैं, 3d भी होगा, बेशक खाली हो। सो अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रमोट करवा लेगा और एक यहां से यहां प्रमोट करवा लेगा, एंड दिस वे सल्फर विल हैव 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। और सल्फर क्या करेगा? 6 फ्लोरीन्स के साथ 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और 6 ही फ्लोरीन्स के साथ 1 2 3 4 5 6 कोवलेंट बॉन्ड। इसके सिवाय हर फ्लोरीन के पास 3 3 लोन पेयर्स रहेंगे।
नाउ फ्लोरीन का तो ऑक्टेट ही पूरा हो रहा है. सल्फर का देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sulfur is having 12 electrons in its valence shell. IF7. इसमें iodine will be having 14 electrons in its valence shell. इस तरह से we have so many examples where जो कहते हैं कि दौड़ सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की दौड़ है, उस दौड़ में बॉन्ड्स बनते हैं. ये बात बड़ी बार गलत साबित हुई है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई बॉन्डिंग करता है. 12 के लिए भी बॉन्डिंग हुई है, 14 के लिए भी बॉन्डिंग हुई है, 2 के लिए भी हुई है, 10 के लिए भी हुई है, 6 के लिए भी हुई है. So it is not the sole motive. So we cannot say that it is the just that octet which has to be fulfilled by bonding. There are some other way outs also. इसके सिवाय ये जो आपकी लोइस्ट ये है, हाँ, नोबल गैसेस को देखें. एक ऑब्जेक्शन ये भी था. नोबल गैसेस के तो NS2NP6 configuration and they all have 8 electrons in their valence shell. But still noble gases also form compounds. Xenon difluoride, xenon tetrafluoride, and xenon. There are so many other compounds of noble gases, especially xenon and krypton. तो अगर ऑक्टेट ही पूरा करना एक ऑब्जेक्टिव होता तो इनका ऑक्टेट तो ऑलरेडी पूरा था, फिर इनको कंपाउंड्स नहीं बनाने चाहिए थे. सो वी कैन से दैट नोबल गैसेस ऑलरेडी हैव कंप्लीट ऑक्टेट. स्टिल सम ऑफ द नोबल गैसेस मेक कोवेलेंट कंपाउंड्स और मेक कंपाउंड्स. So that is again an objection to octet concept. Another biggest objection to this, ये तो number of electrons की बात तो इस तरह से हो गई कि केवल ऑक्टेट ही एक ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है एटम्स का. इसका मतलब है कि जिसके लिए वो बॉन्डिंग करते हैं, कुछ और भी वजह रहती है. बट इसके सिवाय जो ऑब्जेक्शन, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले कंसेप्ट के सिवाय जो ऑब्जेक्शन लगता है, वो पहला वो क्या है मेनली, अगर उनको डिस्कस करें. एक तो है कि जैसे H2 बना, Cl2 बना, तो कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसी कौन सी फोर्स है? व्हाट इज द फोर्स विच कीप्स टू एटम्स टुगेदर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड? लुईस कुड नॉट एक्सप्लेन as to which force keeps two covalently bonded atoms together. देखिए आयनिक बॉन्ड बनाया था हमने ना, NaCl का जैसे एग्जाम्पल किया था लुईस कंसेप्ट वाला ही. तब हमने कहा था कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज वगैरह किए, इसने पॉजिटिव और इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये डेफिनेटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज. अब हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ओके कर लिया, पर इनको कौन सा ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हुई उससे कि ये फिर एक साथ रहने लगे? यहां तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के मामले में लुईस कुड नॉट एक्सप्लेन एज टू विच फोर्स कीप्स टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स टुगेदर. नेक्स्ट ऑब्जेक्शन था इसको कि इसने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पेयर होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन मॉलिक्यूल की शेप क्या बनेगी? शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगी और क्यों होंगी, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो आप नेक्स्ट ऑब्जेक्शन लिख सकते हैं, लुईस कंसेप्ट गिव्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. तीसरी बात, रादर चौथी बात, कि जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है, और लुईस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि why there is release of energy when bonds are formed.
or when molecules are formed. Why there is release of energy? एनर्जी क्यों निकलती है, कहाँ से निकलती है, what is its origin? तो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाया लुइस। फिर रिलीज ऑफ एनर्जी के साथ ही एक और कंसेप्ट जुड़ जाता है कि इट इज नॉट ऑलवेज, जैसे H2 एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है, Cl2 में भी एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है, तो H2 में और अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, Cl2 में भी Cl2 का जो होने को तो सिंगल ही बॉन्ड है, लेकिन both will release different amount of energy. When H2 will be formed, the amount of energy released will be different. When Cl2 will be formed, amount of energy will be different. So इसको jointly लिख सकते हैं कि Lewis could not explain why energy is released when a covalent bond is formed, and moreover why different amounts of energies are formed when different kind of atoms combine to form a similar kind of bond or molecule. And इसके सिवाय जैसे O2, लुइस के अनुसार इसके वैलेंस शेल में हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल छोड़ें वैसे ही 8 + 8 टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से 4 जो हैं वो, उनमें से 4 अगर 1s2 वाले भी निकाल दिए जाएं तब भी 12 हैं, अदरवाइज 16 हैं। तो 12 इज एन इवन नंबर, मीन्स O2 में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड होने चाहिए। अगर O2 के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते तो इसकी नेचर होनी थी डायामैग्नेटिक, लेकिन सचमुच ये डायामैग्नेटिक नहीं है, इट इज पैरामैग्नेटिक। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, when it is having even number of electrons, that is 12 in valence shell, otherwise total count करने हो तो 16, all the way they are even. If oxygen has even number of electrons in, मतलब dioxygen has even number of electrons, then it should have been diamagnetic, but why it is paramagnetic? So एक लास्ट बट बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन इस थ्योरी को कहां से लगा कि वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक। O2 का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो इस तरह से हमने बनाया भी है, डबल बॉन्ड है और इस तरह से, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको पेयर्स में ही दिख रहे हैं यहाँ पे, चाहे लोन पेयर्स हैं चाहे बॉन्ड पेयर्स हैं, इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कोई भी चीज जो है वो डायामैग्नेटिक कहलाती है, बट ये डायामैग्नेटिक है नहीं, ये actually it is paramagnetic. So why such difference?